हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप में से जो भी स्टूडेंट एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 या फिर एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2024 में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट सेक्शन में मेरे पास क्वेश्चन थे कि मैम हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो किस तरीके से करें। मतलब हम जो भी चैप्टर्स वगैरह तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हम क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। और जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व करोगे तो आप जो मेन एग्जाम है उसमें क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस सही से नहीं करोगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि किस तरीके से, मतलब कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप जो मेन एग्जाम है उसमें अपने जो भी क्वेश्चन है उनको किस तरीके से कर पाओगे। और ज्यादा से ज्यादा निगेटिव मार्किंग जो है उनके भी होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि किस तरीके से आपको जो चैप्टर है उनको पढ़ना है और किस तरीके से जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो करनी है। ठीक है, तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जिससे जो भी स्टूडेंट जो अभी तक इस बात को लेकर कंफ्यूजन में है कि हम चैप्टर किस तरीके से पढ़ें, क्वेश्चन प्रैक्टिस किस तरीके से करें, तो उनके जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जैसे मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें मैंने आपको बताया था कि आपको जो सिलेबस है वो किस तरीके से कवर करना है। ठीक है, जो भी बायोलॉजी सब्जेक्ट का, केमिस्ट्री सब्जेक्ट का या फिर फिजिक्स सब्जेक्ट का या फिर जनरल नॉलेज का जो भी क्वेश्चन या फिर जो भी चैप्टर्स वगैरह हैं उनको आपको किस तरीके से पढ़ने हैं। आप सबसे पहले जो थ्योरी है, जैसे पर्टिकुलर जो भी चैप्टर्स हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट के, केमिस्ट्री सब्जेक्ट के, फिजिक्स सब्जेक्ट के, जो भी पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं आप उनको पहले सही तरीके से पढ़िए। ठीक है, चैप्टर वाइज जो मतलब जो भी थ्योरीज है उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। जैसे बायोलॉजी के लिए मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी की जो बुक है क्लास 11th और क्लास 12th की, आप उससे अपना सिलेबस कवर कीजिए। और केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी की बुक को थोड़ा सा पढ़िए, और अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं तो आप उससे पढ़िए। उसके अलावा फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए भी मैंने आपको बताया था कि जो भी नोट्स वगैरह अगर आपके पास अवेलेबल है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक को अब आप 3 महीने में नहीं पढ़ सकते हो फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा कठिन नहीं कह सकते हो, लेकिन अगर आप अब उनको 3 महीने में पढ़ोगे तो आप नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि आपके पास और भी सब्जेक्ट हैं और भी चैप्टर्स आपको कवर करने हैं। ठीक है, तो जैसे पर्टिकुलर हम मान लेते हैं कि जैसे बायोलॉजी सब्जेक्ट ही है, बायोलॉजी सब्जेक्ट में जो भी क्लास 11th और क्लास 12th का सिलेबस, हम जो एक एग्जाम्पल के तौर पर बायोलॉजी सब्जेक्ट को ले लेते हैं। ठीक है, कि जैसे बायोलॉजी सब्जेक्ट है, बायोलॉजी सब्जेक्ट में आपको क्लास 11th और क्लास 12th का सिलेबस जो है उसको कंप्लीट पढ़ना है। तो आप क्या कीजिए कि चैप्टर वाइज आप जो मतलब पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप कोई भी चैप्टर, जैसे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का चैप्टर है, आप उस चैप्टर को एनसीईआरटी की बुक से अच्छे से पढ़िए एक बार। जैसे आप उसको सब अच्छे तरीके से पढ़ते हो, अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन वगैरह आती है तो आप उससे रिलेटेड जो भी चैप्टर है उसकी वीडियोस जो है वो देख सकते हो। ठीक है, अब बात आती है कि जैसे चैप्टर पढ़ लिया, कुछ हो सकता है कि आपको चैप्टर पूरी तरीके से समझ में नहीं आए, लेकिन आपको कुछ तो उसमें से समझ में आएगा, तो आप उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर आप अपने नोट्स बनाना चाह रहे हैं तो उनको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख लीजिए, वरना जो बुक है उसी में आप टिक कर लीजिए। और अगर आपको कोई लग रहा है कि कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट वगैरह है तो उसको फिर से वहीं पर लिख लीजिए। ठीक है, उसके अलावा जो सेकंड डाउट जो ज्यादातर स्टूडेंट करा कि मैम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो हम किस तरीके से करें, मतलब हम 8 चैप्टर पढ़ते हैं और जब 4 दिन बाद क्वेश्चन करते हैं तो फिर मतलब हमें समझ में ही नहीं आता है, हम पूरा चैप्टर भूल चुके होते हैं, हमें मतलब ध्यान ही नहीं रहता है कि वो चैप्टर किस तरीके से। तो ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है कि आप आज जो चैप्टर पढ़ रहे हो और 4-5 दिन बाद क्वेश्चन कर रहे हो। आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मेमोरी में आपके चैप्टर है ही नहीं, फिर आप किस तरीके से क्वेश्चन करोगे, और अगर क्वेश्चन सॉल्व भी करोगे तो वो गलत सॉल्व करोगे। आप ऐसा कीजिए ना, जैसे आप एक चैप्टर को पढ़ रहे हो, आप उस चैप्टर को अच्छे तरीके से उसकी रीडिंग कीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से टिक कीजिए। ठीक है, और जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होता है, अगर आपको लग रहा है कि आपको इसके नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए तो आप जो एनसीईआरटी की बुक है उसी में से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको एक पेज पर लिख लीजिए। लगभग 50 से 60 पॉइंट आपके कुछ ऐसे निकल कर आएंगे, अगर आप पर्टिकुलर एक चैप्टर की बात करो तो। और अगर आप मतलब आप में से जो भी स्टूडेंट नहीं चाहते कि वो नोट्स को बनाए, तो आप जो बुक है उसी में आप टिक कर सकते हो। जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट अगर आपको क्वेश्चन वगैरह में दिख जाता है तो आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको एक बहुत ही अच्छी बुक के बारे में भी बताया कि आप एनसीईआरटी फिंगर टिप जो बायोलॉजी की बुक है आप उसको परचेज कर लीजिए, और उसमें क्लास 11th और क्लास 12th के कंप्लीट सिलेबस जो है वो दिया गया है।
तो आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है उस बुक से बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। जैसे आपने मान लीजिए ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का चैप्टर पढ़ा, एनसीईआरटी से आपने उसको रीड किया अच्छे से, ठीक है, तो आपको वो चैप्टर समझ में आ गया कि अरे इस चैप्टर में ये जो पॉइंट्स हैं वो दिए गए हैं। फिर आप क्या कीजिए, जो आपकी जो भी प्रैक्टिस बुक है, एनसीईआरटी फिंगर टिप की बुक है या फिर आप कोई दूसरी बुक को प्रेफर करते हो, तो आप उस बुक में जो पर्टिकुलर चैप्टर है उसको खोलिए और फिर उससे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। आप मतलब एक रीडिंग जब चैप्टर की कर लेंगे तो उसके बाद जब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आपको एक तो ये समझ में आएगा कि जो पर्टिकुलर जो एनसीईआरटी की बुक में जो भी मतलब नोट्स वगैरह दिए गए हैं उससे किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, और फिर क्वेश्चन में आपको ये भी समझ में आएगा कि अरे पर्टिकुलर इस टॉपिक से इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो लगभग, क्योंकि जो एनसीईआरटी फिंगर टिप की बुक है उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, कुछ जो है वो थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन है, फिर उससे हाई लेवल के क्वेश्चन है। तो आप सबसे पहले जैसे ही आप पहली बार क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो जो बेसिक क्वेश्चन है उनको सॉल्व कीजिए। लगभग अगर देखा जाए तो एक चैप्टर से लगभग 50 से 60 पॉइंट निकल कर आते हैं और लगभग 50 से 60 क्वेश्चंस निकल कर आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और फिर आप देखिए कि आपको कितना चैप्टर जो है वो समझ में आया। और अगर आप इस तरीके से जो भी चैप्टर है उसको कंप्लीट करोगे तो जब आप दोबारा यानी रिवीजन के टाइम पर जब इस चैप्टर को फिर से सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर को आपको अब ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको अच्छे तरीके से ये चैप्टर आ गया है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो फोकस है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे कीजिए। अब थ्योरी कितनी भी पढ़ लीजिए आपको एक टाइम के बाद याद नहीं रहने वाली, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आप ज्यादा से ज्यादा करोगे, जितने ज्यादा मतलब जो क्वेश्चन से आप फैमिलियर होगे कि किस तरीके से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आप उतना अच्छा आपका कंसेप्ट होगा, आप उतने ज्यादा क्वेश्चंस कर पाओगे, मेन एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप जो बायोलॉजी सब्जेक्ट को भी पढ़ सकते हो। केमिस्ट्री सब्जेक्ट में क्या होता है कि जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो उसमें थोड़ा सा आपको रिएक्शंस वगैरह अच्छे से पढ़नी होंगी, और उन रिएक्शंस को जब आप पढ़ रहे हो तो उसी के साथ आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो भी करो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर है, जैसे अल्कोहल चैप्टर है, एमाइन चैप्टर है, इनको आपने चैप्टर्स को पढ़ा, ठीक है, तो चैप्टर्स को पढ़ने के बाद जो भी रिएक्शंस वगैरह है उनको पढ़ने के बाद आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो कीजिए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि जो आपने रिएक्शंस पढ़ी है वो क्वेश्चन फॉर्म में किस तरीके से आती है। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि अब जब दोबारा इस चैप्टर को पढ़ने बैठोगे ना तो आपको माइंड में एक चीज क्लिक करेगी कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मुझे ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सिर्फ उनको पढ़ना है, ठीक है। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ना तो आपको ये समझ में आता है कि जो थ्योरी है उसमें कौन कौन सा पॉइंट पढ़ने लायक है और कौन कौन सा पॉइंट्स जो है जो फालतू का है, आपको इतना ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। क्योंकि जब आप थ्योरी पढ़ते हो तो आपको सभी चीज इंपॉर्टेंट लगती है कि अरे एक पॉइंट भी लिखा हुआ है ना तो वो भी इंपॉर्टेंट लगता है, लेकिन जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो आपको समझ में आता है कि अरे इस पर्टिकुलर जो पॉइंट है उससे इतने ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और उससे जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो भी बायोलॉजी सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, फिजिक्स सब्जेक्ट है, उनको आप पढ़ सकते हो और अपनी बहुत ही बेटर प्रिपरेशन कर सकते हो। क्योंकि अभी आपके पास 3 महीने का टाइम है, लगभग आपका जो एग्जाम है वो जून में है और अभी आपके पास इतना टाइम है कि अगर आपकी प्रिपरेशन, जैसे बहुत से स्टूडेंट्स के मतलब मेरे कमेंट सेक्शन में आंसर्स देखे कि मैम हमारी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हो चुकी है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री है उनकी प्रिपरेशंस नहीं हो पाई है। तो जैसे आपकी अगर बायोलॉजी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हो गई तो अब आप दूसरे सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी अगर आपके पास लग रहा है आपको कि टाइम कम है तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अगर कम टाइम में आप क्वेश्चंस को करोगे तो आपको जो चैप्टर्स हैं उनको अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ लेते हो, बेसिक भी पढ़ लेते हो, तो आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपको पहले तो जो चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से पढ़ना है, फिर उन चैप्टर्स को 2-3 बार कम से कम रिवाइज करना है, जिससे आपकी मेमोरी में तो रहे। कम से कम अगर आपको एक चैप्टर मेमोरी में आपके रहना है ना तो आपको कम से कम 3-4 बार उसको पढ़ना पड़ेगा उस अच्छे तरीके से, तभी वो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपने जो बायोलॉजी सब्जेक्ट, केमिस्ट्री सब्जेक्ट और फिजिक्स सब्जेक्ट की जो भी प्रिपरेशन है वो अच्छे से कर सकते हो।